हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक गामा। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने न्यूज़ ओपन कर दी है और ये जो न्यूज़ है ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से निकाली है। और जो ये न्यूज़ है ये बल्क डील्स के बारे में है, ठीक है ना। और जिस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं वो है SBI बाइज स्टेक इन पैसालो डिजिटल। मतलब क्या है कि SBI ने, एक कंपनी है पैसालो डिजिटल, उसके अंदर कुछ स्टेक बाय किया है। तो चलिए इस न्यूज़ का जो कंटेंट है उसे एक बार पढ़ते हैं। जो मेन कंटेंट है, country's largest lender State Bank of India acquired 4,37,498 equity shares in Paisalo Digital, the non-deposit taking NBFC, at rupees 570 per share. The stock gained 3.15% to close at rupees 622.75। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस पैसा लो डिजिटल के अंदर 4,37,498 शेयर्स बाय किए हैं। और किस रेट पर बाय किए? 570 की रेट पर बाय किए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना कि भाई SBI ने कितने रुपीस के शेयर बाय किए हैं, तो आप इस 4,37,000 वाले फिगर को अगर आप 570 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगी भाई SBI ने कितने के शेयर बाय किए। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 24,93,73,73,000 और 860 शेयर्स, 860 रुपीस के शेयर्स जो हैं SBI ने इसके अंदर बाय करे हैं, ठीक है ना। तो 24 करोड़ हम मोटा मोटा कह सकते हैं 24.93 करोड़ के शेयर जो हैं SBI ने इस कंपनी के अंदर बाय किए हैं। और जो ये कंपनी जो है, मैंने इसका थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है ना वो है 2633 करोड़ की, ठीक है ना। 2633 करोड़ की इस कंपनी की मार्केट कैप है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना कि भाई इसने SBI ने कितना परसेंट स्टेक बाय किया पैसालो डिजिटल का, तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग 0.94% स्टेक है जो कि SBI ने इस कंपनी में बाय कर लिया है। अब भाई आप लोग ये बोलेंगे कि यार 0.94% का स्टेक बाय कर लिया अगर SBI ने किसी कंपनी में, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो देखिए 0.94% स्टेक अगर कंपनी ने SBI ने कंपनी का बाय कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई देखिए SBI एक PSU बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है ना। और अगर गवर्नमेंट बैंक किसी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है ना, तो भाई उस कंपनी में कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अपने पैसे की है ना बहुत अच्छे से रक्षा करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर SBI ने 0.94% का स्टेक खरीदा है तो हो सकता है इस कंपनी में कुछ तो होगा ही ना। तो चलिए देखते हैं कि भाई इस कंपनी में ऐसा क्या था कि इसको SBI ने बाय किया। तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने खोल दिया है कंपनी के बारे में, इंफॉर्मेशन खोल दी कि भाई कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो कंपनी के यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एसी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ना पैसालो डिजिटल, इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो था एसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। इज इन द फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है ना। द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, and it also provides personal loans, business loans, loans against property, etc. ठीक है ना। The company also offers fixed deposit schemes, safe deposit locker vault services, and it is also engaged in microfinance business। तो ठीक है ना। तो मतलब ये जो कंपनी का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे ना, तो ये बेसिकली एक NBFC की कंपनी है। अब NBFC की कंपनी क्या होती है? ये होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है ना। भाई देखिए जब भी आप लोन लेने की बात करते हैं तो एक तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरा आप ले सकते हैं NBFC, जो कि ये कोई बैंक तो नहीं होती है NBFC कंपनी, लेकिन ये फिर भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि आपने इस पूरे इसके अबाउट कंपनी वाले सेक्शन में पढ़ा भी है कि भाई ये जो कंपनी, ये आपको पर्सनल लोन भी देती है, ठीक है ना, ये आपको बिजनेस लोन भी देती है, फिर ये आपको लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दे देती है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर ये आपको फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स भी दे देती है, ठीक है। आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर वॉल्ट सर्विस भी देती है, ठीक है ना। तो और माइक्रो फाइनेंस भी कर देती है बिजनेस को। तो मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है बेसिकली, ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं, इस कंपनी के बारे में और जानते हैं। तो ये मैंने इस कंपनी का अभी जो करंट का प्राइस चल रहा है 28 मई को जो इसकी क्लोजिंग हुई है, मैंने वो प्राइस खोल दिया है, ठीक है ना। तो 28 मई को जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 622 रुपीज़ 0.75 पैसे पर, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे कि भाई इस कंपनी के शेयर का जो ऑल टाइम हाई है, जो 52 वीक हाई है, और ऑल टाइम हाई भी यही है इसका, तो वो आप देखेंगे कि 880 रुपये का है। अब आप देखेंगे ना कि भैया ये कंपनी अभी अपने पीक से कितना डाउन है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कंपनी अभी अपने पीक से 29.2% जो है ये गिर चुकी है, 29.2% गिर चुकी है ये अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये मैंने इसका एक ओवरव्यू खोल दिया है इस कंपनी का। अब अगर आप इसके ओवरव्यू में देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट कैप जो है इस कंपनी का वो है 2633 करोड़ का, ठीक है ना। फिर हम इसका पी देख लेते हैं, तो इसका जो पी है वो है 45.99 का, जबकि सेक्टर का जो पी है वो है 48.45 का। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी का जो पी रेशियो है ना वो सेक्टर के पी रेशियो से कम है, ठीक है। तो वैसे तो 45.99 का पी रेशियो जो होता है वो ज़्यादा ही होता है, लेकिन क्योंकि ये सेक्टर के पी से कम है तो मेरा ये मानना है कि भाई उस हिसाब से अगर देखा जाए, सेक्टर के हिसाब से देखा जाए, तो इस कंपनी का शेयर जो है बहुत महंगा नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने इसका ये खोल दिया लाइफ टाइम चार्ट, ठीक है। अगर आप इसका लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कंपनी है ये 2009 में लिस्ट हुई थी, ठीक है ना। और 2009 में जब ये लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर का प्राइस था 44 रुपीज़, ठीक है। और आज इसके शेयर का प्राइस गूगल क्या बता रहा है, 620 रुपीज़, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। मतलब 2009 में आई और अभी 2021 चल रहा है, तो मतलब लगभग 12 साल के अंदर इस कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। तो इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है और पिछले एक साल में ही जो है इसके अंदर बढ़त आई है मेजर। लेकिन पिछले उससे पहले भी जो ये शेयर था ये काफ़ी अच्छे प्राइस पर ही था। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे इसको, तो ये लगभग 400 के अराउंड चल रहा था ये शेयर। तो ऐसा नहीं है कि एकदम गिरा हुआ था और एकदम से बढ़ गया, 400 के अराउंड ये शेयर चलता था। और फिर पिछले एक साल में इसने काफ़ी अपनी रफ्तार पकड़ी है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया है इस कंपनी का पिछले 2-3 महीने का चार्ट, ठीक है ना। ये मैंने क्यों डाला है इसके अंदर, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि भैया इस कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो कब बनाया था। तो आप देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई बनाया था ना इस कंपनी ने वो इस कैंडल में बनाया था, और ये कैंडल किस तारीख की थी, 2 मार्च 2021 की। तो मतलब इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई 2 मार्च को बनाया था, ठीक है ना, 2 मार्च को, ठीक है ना, 2 मार्च को ऑल टाइम हाई बनाया। और उसके बाद से लेकर अभी तक ये कितना गिर चुका है, 29.3%, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भाई पिछले 3 महीने में ही इसके अंदर ये जो 29.3% का फॉल आया है ना, ये इसमें पिछले 3 महीने के अंदर ही आया है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि भाई फॉल कितने टाइम में आया है, मतलब अभी रिसेंट में ही आया है कि या फिर बहुत लंबे टाइम से ये कंपनी का जो ग्राफ है गिर ही रहा है। मतलब ये मार्च तक, 2 मार्च 2021 तक इस कंपनी का जो ग्राफ था ऊपर ही ऊपर जा रहा था, और अभी रिसेंटली 2-3 महीने में ही ये कंपनी में फॉल आया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने ये खोल दिया है इस कंपनी का क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए इनकम स्टेटमेंट आप जानती हैं हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें समझना है कि भाई कंपनी एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रही है। देखिए प्राइस अलग चीज़ है, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, और एक होता है कि भाई कंपनी एक्चुअली में परफॉर्म कैसा कर रही है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई दिसंबर 2019 के क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, ठीक है ना। फिर अगर आप मार्च 2020 के क्वार्टर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस किया, ठीक है ना। फिर जून 2020 के क्वार्टर में आप देखते हैं कि भैया कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर सितंबर 2020 की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट किया। और दिसंबर 2020 की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो अगर आप पिछले 4 क्वार्टर से आप देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा ही हो रहा है। मतलब कंपनी के अंदर कोई ऐसी जो प्रॉफिट के अंदर है वो कोई गिरावट नहीं है, और कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रहा है। पर ये जो एक एक करोड़ का लॉस हुआ है ना यहाँ पे मार्च में, ये वाला हमारा,
ये थोड़ी सी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि भाई ये लॉस क्यों हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं इसको कि ये हो गया होगा किसी वजह से। आप जानते हैं पिछले साल भी मार्च के अंदर हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था और फिर काफ़ी टाइम तक वो 1-2 महीने चला था वो लॉकडाउन, तो हो सकता है उस वजह से ये यहाँ पे लॉस आया हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे और बेटर तरीके से समझना है तो एक बार हमें इसका एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, मतलब साल दर साल ये कंपनी कैसा कर रही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड मैंने ये खोल दिया है कंपनी का एनुअल इनकम स्टेटमेंट। अब अगर आप एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्च 2016 का जो ईयर एंड हुआ था उसमें कंपनी ने 45 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ठीक है ना। फिर मार्च 2017 का जो ईयर एंड हुआ था उसमें कंपनी ने 51 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर मार्च 2018 में कंपनी ने 57 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर मार्च 2019 में कंपनी ने 56 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और मार्च 2020 में कंपनी ने 54 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे ना यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई प्रॉफिट जो है वो ऊपर जा रहा है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई प्रॉफिट जो है नीचे जा रहा है। वो उसी रेंज में ही एक प्रॉफिट इसका लगातार बना हुआ है ना। तो अगर आप इसका एनुअल स्टेटमेंट देखते हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी में कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है लेकिन प्रॉफिट घट भी नहीं रहा है। ठीक है ना। अब हम एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, उससे और हमें आइडिया मिलेगा कि भाई कंपनी एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हम आ गए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना इस कंपनी का तो आपको पता चलेगा कि भाई 43.78% जो होल्डिंग है इस कंपनी की वो प्रमोटर के पास में। ठीक है ना। तो 43.78% होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास है तो मेरा ये मानना है कि प्रमोटर के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है। मतलब इसे एक रीजनेबल होल्डिंग कहूँगा मैं, ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हाँ एक रीजनेबल होल्डिंग है, एक अच्छी होल्डिंग है। ठीक है ना। अगर आप FII की बात करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो आपको पता चलेगा कि भाई FII की होल्डिंग इसके अंदर 14.14% है। ठीक है ना। फिर अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग है इसके अंदर 17.06%। और फिर अगर आप पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक के पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है, वो है 25.01%। ठीक है ना। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये ठीक ठाक से शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि देखिए प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है और फिर FII और DII ने भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग इसके अंदर ले रखी है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि भाई अगर FII DII इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है तो ये कंपनी में कुछ तो बात होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैंने ये खोल दिया कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग के अंदर पिछले 1 साल के अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है ना। तो अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे ना कि मार्च 2020 के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग थी 46.0%, लेकिन मार्च 2021 आते आते प्रमोटर की होल्डिंग कम होके हो गई है 43.78, थोड़ी सी गिर गई है। मतलब 2.5 से 3% के बीच में कुछ गिर गई है। ओ 2.5 से 3, हाँ 2.5 से 3% के बीच में कुछ गिर गई है। तो मेरा ये मानना है कि भाई प्रमोटर की जब होल्डिंग कम होती है ना तो थोड़ा सा ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है भाई कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहा है। ठीक है ना। और फिर अगर हम इसके प्लेज की बात करें कि भाई कंपनी ने कोई अपना शेयर गिरवी रख रखा है क्या, तो आपको दिखेगा कि कहीं पे भी कोई हरा कलर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी ने, प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए बहुत कि भाई कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रख रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई FII की क्या सिचुएशन है इसके अंदर। ये मैंने खोल दिया FII की होल्डिंग का ट्रेंड। अगर आप FII की होल्डिंग का ट्रेंड देखेंगे ना तो भाई मार्च 2020 के अंदर तो FII की जो होल्डिंग थी वो थी, एक मिनट, मार्च 2020 में FII की होल्डिंग थी 24.87। ठीक है ना। जो कि मार्च 2021 में गिरकर हो गई है 14.14%, जो कि एक काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो मेरा ये मानना है कि भाई अगर FII के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है यार, FI इतना ज़बरदस्त तरीके से क्यों बेच रहा है इस कंपनी के शेयर को। ठीक है ना। लेकिन हमें DII के ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। तो एक बार अब हम भाई DII का क्या ट्रेंड रहा है उसको देखते हैं। तो ये मैंने अब इसका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग का ट्रेंड खोल लिया है। अब अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे ना तो भाई मार्च 2020 में DII के पास सिर्फ 3.53% की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के 17.06% की हो गई है। तो ये जो आप इसकी चढ़ाई देखेंगे ना ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब
जो DII है उसने अपनी होल्डिंग का बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है इसके अंदर। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत नेग्लिजिबल सी कम हुई है, बहुत हल्की सी कम हुई है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि भाई FII की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है, और अगर DII की बात करें तो उनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को अगर आप सम करेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि भाई ये एक मिक्स्ड ट्रेंड है। मतलब इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कंपनी के अंदर कुछ बुरा हो रहा है कि सब लोग बेच के भाग रहे हैं, ना आप ये बोल सकते हैं कंपनी में कुछ बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त कुछ हो रहा है कि सब लोग खरीदने आ रहे हैं। मतलब मिक्स ट्रेंड है इसके अंदर, ठीक है ना। अब एक बार हम पब्लिक का भी इसमें देख लेते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग में क्या चेंज आया है। तो ये मैंने पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड खोल लिया है, और अगर आप देखेंगे मार्च 2020 में पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी वो थी 25.53, और मार्च 2021 के अंदर पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो है 25.01। तो पब्लिक की होल्डिंग तो आप देखेंगे कि लगभग लगभग कांस्टेंट ही, उसमें कोई खास ज़्यादा चेंज नहीं है, आधा % का चेंज है, तो वो कोई बड़ा चेंज नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ओवरऑल ये जो कंपनी है ये ठीक ठाक सी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। मतलब इसमें कोई ऐसी परेशानी मुझे नज़र नहीं आती, ठीक है ना। और अगर SBI जैसा बैंक किसी इस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है, तो ज़रूर उसे कुछ लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। DII भी इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको कुछ नज़र आ रहा होगा कि हाँ भाई ये कंपनी आगे जाके फ्यूचर में शायद अच्छा परफॉर्म करेगी। पर फिर भी जब बात इस शेयर को खरीदने की आती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई खरीदने से पहले आप हमेशा अपना एक खुद का रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, ठीक है ना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इस कंपनी के से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।